आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डे से हटाया गया अतिक्रमण। एलजी के दौरे के बाद अतिक्रमण पर हुई कार्यवाही। अवैध निर्माण पर भी चला बुलडोजर। गीता कॉलोनी में बदमाशों ने दो भाइयों को उतारा मौत के घाट। कमरा खाली करने को लेकर चल रहा था विवाद। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर नया यूनिफॉर्म स्टैंड चार्ज हुआ लागू। कई निजी बसें शुल्क बचाने के लिए परिसर से बाहर खड़ी रहीं। फास्ट टैग के बिना नहीं मिलेगी बसों को एंट्री। केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा पर बीजेपी ने किया घेराव। बीजेपी का कहना, विधानसभा चुनाव में आपको मिलेगी शिकस्त। कांग्रेस का कहना, केजरीवाल को पहले ही दे देना चाहिए था इस्तीफा। पूर्वी दिल्ली में भूमि पूजन के साथ रामलीला की तैयारियां शुरू। सीबीडी ग्राउंड में 2 अक्टूबर को होगा रामलीला का मंचन। रामलीला के दौरान ग्राउंड में सुरक्षा के रहेंगे खास इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन का आगाज करेंगे पूर्वी दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर रविवार के दिन अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। संबंधित अधिकारियों द्वारा अवैध दुकान निर्माण और अतिक्रमण पर जोरदार कार्रवाई की गई, जिसके तहत बुलडोजर द्वारा अवैध तरीके से बनाए गए दुकानों को तोड़ दिया गया, तो वहीं ठेलियों को भी वहां से हटाया गया। आपको बता दें, 9 सितंबर को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पूर्वी दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डा आनंद विहार का दौरा किया था, जिसका असर आज देखने को मिला। दरअसल एलजी वीके सक्सेना द्वारा दौरे के दौरान कहा गया था कि बस अड्डे को सुंदर बनाया जाएगा, जिसका असर आज 7 दिन बाद देखने को मिला। शनिवार को दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित रानी गार्डन इलाके में शाहिद उर्फ आशु नाम के 20 साल के युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब इसको लेकर नई जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के किराएदार ने शाहिद और उसके भाई को कमरा खाली करने के विवाद में मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बदमाशों ने बीती रात गीता कॉलोनी इलाके के रानी गार्डन इलाके में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। बड़े भाई का घर में घुसकर मर्डर किया गया, जबकि छोटे भाई की दुकान में मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस पूरे हत्याकांड को मृतक के किराएदार ने अंजाम दिया। कमरा खाली कराने को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों भाइयों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एलजी वीके सक्सेना ने हाल ही में दिल्ली के तमाम अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे, सराय काले खां, कश्मीरी गेट और आनंद विहार का दौरा किया था, जिसमें पार्किंग की समस्या को देखने को मिली, जिसको कम करने के लिए अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सभी अंतर्राज्यीय बस अड्डों में बसों की पार्किंग की नई दरें लागू कर दी, ताकि निजी बसें ज्यादा देर तक परिसर में ना रुके और जाम की स्थिति ना बने। इसके तहत अगर निजी बस 30 मिनट से ज्यादा बस स्टैंड के अंदर पार्क रहेगी तो उनको पर मिनट पर 70 रुपए की पेनल्टी चार्ज लगेगी। ये चार्ज सिर्फ फास्ट टैग के जरिए ही लिया जाएगा। बिना फास्ट टैग के कोई भी टर्मिनल परिसर में प्रवेश या संचालन नहीं कर पाएगा। आपको बता दें, परिसर में पार्किंग शुल्क 570 से 590 रुपए है। इसी का जायजा सीसीएन संवाददाता ने आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डे जाकर लिया। पाया कि यहाँ अतिरिक्त शुल्क बचाने के लिए कई बसें आनंद विहार के मेन रोड पर खड़ी दिखाई दी, जिसकी वजह से वहां जाम की स्थिति भी बन गई। वर्तमान में एलजी द्वारा सभी आईएसबीटी का दौरा किया जा रहा था और फिलहाल मैं पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के मेन रोड पे खड़ा हूं, क्योंकि यहां पर भी एलजी द्वारा 9 सितंबर को दौरा किया गया था। अब आप देख सकते हैं किस तरह से जो भारी अंतर्राष्ट्रीय बसें हैं जो दिल्ली से बाहर से आने वाली, वह यूपी हो, हरियाणा हो या पंजाब हो, तमाम जगह से जो आनंद विहार बस अड्डे में आती हैं बसें, वह लाइन लगाकर बाहर रोड पे खड़ी हैं। इनकी खड़ी होने का कारण यही है कि जो अंदर पार्किंग शुल्क सामान्य तौर पे किया गया है और जो बताया जा रहा है कि जो अंदर पार्किंग शुल्क है एंट्री का, वो एक बार की पार्किंग शुल्क 570 रुपये से 590 रुपये लगा करता था, लेकिन अब केवल उसमें एक टाइम ड्यूरेशन ऐड की गई है एलजी के द्वारा ऑर्डर पर, और कहीं ना कहीं 30 मिनट के ऊपर अगर होता है तो 70 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसी 70 रुपये को बचाने के लिए, तमाम पार्किंग को रोकने के लिए, अंदर भीड़ भड़क्का ना हो,
एलजी के ऑर्डर मानते हुए जो प्रशासन ने किया कि केवल जिसकी बस का रवाना का टाइम है वही केवल बस अंदर एंट्री करेगी। तो पार्किंग कहीं ना कहीं बंद भी करने का ड्राइवरों ने कहा कि पार्किंग बंद भी की गई है, क्योंकि ड्राइवर एक घंटे अंदर जाके खड़े हो जाते थे। लेकिन अब उसका जाम को हटाने के लिए, उसको अतिक्रमण को हटाने के लिए एलजी ने सख्त ऑर्डर दे दिए हैं और आधा घंटे से ऊपर एक भी बस अंदर नहीं खड़ी होगी। 25 मिनट की इनकी ड्यूरेशन रहेगी। आप देख सकते हैं उसी ड्यूरेशन को कंक्लूड करने के लिए आनंद विहार का ये मेन रोड है जो बस अड्डे के पास है, और इसको देख सकते हैं कि कहीं से भी आए बस, चाहे वो दिल्ली की बाहर से यूपी से हो, वो अपना टाइम ड्यूरेशन ख़त्म करने के लिए वो रोड के तरफ करीबन रोड पे साइड में खड़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठान, एसीएन दिल्ली। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने अलग अलग पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से बात की। बीजेपी से दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता का कहना है कि नैतिकता के आधार पर तो केजरीवाल को उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था जब आरोप लगने के बाद भी वो कह रहे थे कि वो जेल से भी सरकार चलाएंगे। आखिरकार उन्होंने माना कि वो अब इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और जनता की अदालत में जाएंगे। वहीं डॉक्टर अनिल गुप्ता का कहना है कि 13,000 से ज्यादा बूथों पर बीजेपी दिल्ली के चुनावों के लिए कल भी तैयार थी और आज भी तैयार है। इस बार चुनावों में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकेगी। वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ का कहना है कि केजरीवाल को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, झूठ की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। वो एक्चुअली ड्रामा करता है। जनता की अदालत का मतलब क्या है? जब तू सिग्नेचर कर नहीं सकता फाइल पे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो भाई तुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। पब्लिक में जाएगा, बताएगा देखो जी मैं तो मुख्यमंत्री रहना चाहता हूँ, और जो कोर्ट ने दबाव, बीजेपी ने दबाव डाला कोर्ट पे, तो ये ऑर्डर हो गया। तो ये मैं समझता हूँ ये जो इसकी आदत है ना, ये अच्छी आदत नहीं है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो एक बात और भी कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस विधानसभा को भंग कर देना चाहिए। केजरीवाल को इस्तीफा, भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। दिल्ली के हितों के साथ जो उन्होंने अनदेखी की, दिल्ली को जो लावारिस उन्होंने छोड़ा, उसका परिणाम आज दिल्ली में त्राही त्राही मच रही है। उन्हें ये पता है कि कार्यालय जा नहीं सकते, साइन कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो वो अब हरियाणा के चुनाव के लिए वो अपने को फ्री करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अब वो चाहे किसी और को मुख्यमंत्री बनाएं, और बनाएंगे भी तो लिख लो, आज मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूँ कि वो अपनी पत्नी को ही बनाएंगे, किसी और को नहीं बनाएंगे। इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं हरियाणा चुनाव के लिए तो ठीक है, लेकिन अब पता लगेगा इंडिया अलायंस जो कल हाथ मिलाकर और यहाँ पर दावे कर रहे थे कि मोदी का विकल्प आ गया है, वो मोदी का विकल्प हरियाणा में भी पता लगेगा। उन्होंने अभी से कांग्रेस वालों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये चोर हैं, ये शराब के घोटाले में फंसे हैं। तो कल तक तो नहीं कह रहे थे, आज क्यों शराब के घोटाले की बात कर रहे हैं? और अभी श्रीमान केजरीवाल जी जब हरियाणा में एंट्री करेंगे ना, तो कांग्रेस की वो भी पोल खोलेंगे। देखिए, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब केजरीवाल जी को जमानत दी, जो कमेंट्स किया कि केजरीवाल जी चाहे ना दफ्तर जा सकते, ना फाइलों पर साइन कर सकते, तो जो पिछले दिनों से जब से वो जेल में थे, जो उनकी हट दरमिदा थी कि वो त्यागपत्र नहीं देंगे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद अब उनको पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं है। और अब वो टेक्निकली सीएम रहे हैं और प्रैक्टिकली वो सीएम नहीं है, तो अच्छा हुआ। हमारी जो डिमांड रही है कि उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, उनको सद्बुद्धि आई, ये ठीक बात है, पर दिल्ली का जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया इतने सालों में, शायद अब कुछ सुधार होगा। देर आए दुरुस्त आए। हालांकि उनको बहुत पहले से इस्तीफा दे देना चाहिए था। जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, और जब गिरफ्तार हुए थे नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन इतने दिनों के बाद, जेल में रहने के बाद, आज जब वो बेल पर बाहर आए हैं, जमानत पर बाहर आए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दूंगा। अरे भाई, इस्तीफा देना तो आज ही दे दो। ये हर बात पे झूठ बोलते हैं, हर बात पे। ये जेल के अंदर थे तब भी ये झूठ बोलते थे, भाई मैं तो सीएम कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। बाहर आए, इन्हें लगा पब्लिक को मैं कैसे सामना करूंगा। इन्होंने एकदम ड्रामा किया। हरियाणा के इलेक्शन भी आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी इस पर इसका असर कैसा पड़ेगा, इन्होंने इस्तीफा दे के ये ड्रामा किया है। पूर्वी दिल्ली में भूमि पूजन के साथ ही रामलीला की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, रविवार के दिन विवेक विहार में भव्य रामलीला समिति ने भूमि पूजन किया। इसी सिलसिले में शनिवार के दिन
सीबीडी ग्राउंड में भी श्री हनुमंत धार्मिक रामलीला समिति ने भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया। इसके साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। सीसीएन से बात करते हुए भव्य रामलीला समिति के प्रधान ने बताया कि वो हर साल भव्य तरीके से रामलीला का आयोजन करते हैं। भूमि पूजन कुछ दिन पहले होना था, हालांकि प्रभु की कृपा से वो बाद में भी हुआ। वहीं श्री हनुमंत धार्मिक रामलीला समिति के प्रधान मनीष ने बताया कि श्री हनुमंत धार्मिक रामलीला समिति साल 2022 में बनी थी और लगातार रामलीला का मंचन कर रही है और हर साल की तरह इस बार भी कुछ नया लेकर आएंगे। वहीं रामलीला के चेयरमैन नील कमल ने बताया कि ग्राउंड 500 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहा है। सिक्योरिटी व्यवस्था की बात करें तो सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें सीबीडी ग्राउंड में 2 अक्टूबर से रामलीला का मंचन शुरू होगा। आपको बता दें कि भूमि पूजन के दौरान आतिशबाजी भी हुई थी, जिस पर आनंद विहार पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। श्री राम की हनुमान जी की कृपा से भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब कुछ ही देर में यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सीता स्वयंवर का एक रूप दिखाया जाएगा और इसके बाद 3 अक्टूबर से लगातार रामलीला का महोत्सव होगा, जो हम सब मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। इसके बीच तैयारी शुरू हो गई हैं। आप देख रहे हैं पंडाल रावण के और सारे पुतले बन रहे हैं। सारे कार्यक्रम, पूरी कार्यकारिणी, पूरे पदाधिकारी के अलावा बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ हमारे साथी क्षेत्र के, शहर के गणमान्य लोग सभी मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस साल भी हम यही चाहेंगे कि एक आध कोई सेलिब्रिटी अच्छा बुलाएं, जिससे कि मंचन, लोग धार्मिक मंचन देखने आते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा तड़का भी ज़रूरी है। तो इस बार भी कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा मंचन में तड़का लगाया जाए। देखिए, सिक्योरिटी के लिए अगर बात करें, सबसे पहले सिक्योरिटी से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 2022 में एक भव्य आयोजन हुआ था और हमारी श्री हनुमंत धार्मिक रामलीला कमेटी ने ना केवल ईस्ट दिल्ली में बल्कि पूरी दिल्ली में एक अपने आप को स्थापित किया था और सारी जगह चर्चे हुए थे हमारी रामलीला का जिस आयोजन का। सिक्योरिटी से बात करें तो फायर के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ सिलेंडर, अभी मचान बनेंगी। पूरी रामलीला की तैयारी जोर शोर से होगी और दिल्ली पुलिस का बहुत संपूर्ण सहयोग इसमें मिल रहा है, जो कि पूरी सिक्योरिटी, इसके अलावा हमारे बाउंसर्स, हर तरह की सिक्योरिटी यहाँ पे होगी। श्री हनुमंत धार्मिक रामलीला कमेटी का हमारा गठन 2022 में हुआ और हमने एक भव्य रामलीला का आयोजन किया। आज 2024 में हम बैठे हैं, जब रामलीला 3 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। तो आज प्रभु के आशीर्वाद से हम भूमि पूजन कर रहे हैं एक बड़े शुभ मुहूर्त में। तो भूमि पूजन का कार्यक्रम है, सीता स्वयंवर का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, जो कि एक प्रस्तुति है कि आगे रामलीला में क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे उससे जुड़ी हुई। हमने अपने सभी दानदाताओं को, अपने सभी संस्था के मेंबर्स को और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को, सबको आज आमंत्रित किया है ताकि सब देखें। हमने भूमि पूजन तो पहले करना था और आप समय निकाल तैयारियों के चलते इसको लेट किया गया, पर ये ईश्वर की कुछ अपनी ही मनोकामना होगी कि अगर जैसे हम पहले करते तो पूरे सप्ताह बारिश का रहा और आज ये इंद्रदेव की इतनी कृपा रही कि आज कोई बारिश नहीं आई। और बाकी आप देख रहे होंगे आज लोगों का तांता लगा हुआ है आने और जाने वालों का, और स्वागत में रुका ही नहीं है। जितने भी यहाँ के हमारे विधायक, पार्षद जितने भी रहे हैं, सब अपना आशीर्वाद देके गए हैं और वो ये कह के गए हैं कि भाई साहब, आपकी लीला पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी लीला है और जो आप कर रहे हो ना, ये वाकई नाम के लायक है। भाई राम जी की कृपा बहुत ज्यादा रही है। आज मौसम ने भी बहुत साथ दिया हमारा, और जो राम भक्त है उन्होंने भी बहुत अच्छे जोर शोर से और उत्साह के साथ भूमि पूजन में अपना योगदान दिया और आके राम जी का आशीर्वाद लिया। भूमि पूजन ऊपर वाले की कृपा से जो जैसा हमने सोचा था उससे ज़्यादा गैदरिंग हुई है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। आज इंद्र देवता ने हमारे पे पूरी कृपा करी है। आज एक बूंद भी बरसात की नहीं हुई और जितने भी लोगों ने आए, सबने हमारा बहुत सहयोग किया और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी थाने के अंतर्गत 13 ब्लॉक से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की गर्दन पर चाकू से कई वार कर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका और आरोपी की शादी 16 साल पहले हुई थी। पति पत्नी दोनों नेपाल के रहने वाले थे। उनके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस का कहना है कि पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता था। घटना वाले दिन पति शराब पीकर घर आया। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। इसके बाद पति ने दोनों बच्चों को कमरे से बाहर कर दिया। फिर आरोपी पति ने एक के बाद एक चाकू से पत्नी के गले पर वार कर दिया। गर्दन पर चाकू से वार करने के बाद आरोपी 20 मिनट तक अंदर ही बैठा रहा।
उधर बाहर खड़ी लड़की दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद जब दरवाजा खुला तो महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। केजरीवाल की रिहाई पर आप कार्यकर्ता ने जमकर जश्न मनाया और वो अपने नेता की रिहाई की खुशी को सेलिब्रेट करते दिखे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न में खूब पटाखे भी फोड़े, जबकि 10 सितंबर को दिल्ली सरकार ने पटाखों के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री और यूज पर प्रतिबंध लगा दिया और 1 जनवरी 2025 तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी बैन है। बावजूद इसके दिल्ली ने नियमों का उल्लंघन करते हुए पटाखे जलाए। आपको बता दें, बीते दिन इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की। जनता का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी दोनों ही अलग अलग है। जनता के लिए नियम कानून है, लेकिन सरकार के लिए कोई नियम कानून नहीं। प्रदूषण सिर्फ जनता की दिवाली पर पटाखे फोड़ने से होगी, लेकिन खुद पटाखे जलाकर दिवाली जैसा जश्न मनाते हैं तो कोई प्रदूषण नहीं होता। सरकार अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं कर सकती, लेकिन जनता से उम्मीद करती है कि जनता हर साल बिना पटाखों के दिवाली और बाकी त्योहार मनाए। दिल्ली सरकार जो कहती है वो करती नहीं है मैडम। तो अभी दिल्ली सरकार ने रिसेंटली ये 10 सितंबर को पटाखों पे बैन किया है, तो वो पब्लिक के लिए बैन किया है। लेकिन अब जब अपनी बारी आती है, अभी केजरीवाल जी अभी जेल से अभी रिहा हुए हैं, तो उन्होंने जो है दिवाली आने से पहले दिवाली बना दी। उन्होंने बम पटाखे सब उसमें अच्छे से उन्होंने फोड़े हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भेदभाव नेता लोगों में और आम पब्लिक के अंदर क्यों? अगर उन्होंने बैन किया तो बैन उन पे भी लागू होता है ना मैडम। अगर खुशियाँ बनानी है उनकी, केजरीवाल अगर वहाँ से जेल से रिहा हुआ है तो अपनी खुशी को वैसे इजहार करें, लोगों में मिठाइयाँ बांटें, लोगों में सेलिब्रेट करें जाके। मैम, जो मैंने दिल्ली का कुछ टाइम से हाल देखा है वो सारा ओवरऑल बहुत ही ख़राब हो रहा है लास्ट कुछ सालों से। और इसमें ये जो पटाखों वाला जो हमने भी देखा कि दिल्ली पे बैन है, वो सारा लोगों के ऊपर ही बैन होता है, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों पे, ये जो इनकी सरकार के लोग हैं उन पे कुछ भी ऐसा बैन नहीं लगता। अगर आप ओवरऑल और भी दिल्ली के हालात देखेंगे, जैसे कि अभी पानी में गड्ढे होना, और अभी मैं अगर खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊं तो मेरा एक्सीडेंट हुआ इन्हीं गड्ढों की वजह से। और अब पटाखों का सीज़न आएगा, उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आएगी कि हमारे को लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो अगर बैन लग रहा है तो वो ओवरऑल सबके ऊपर लगना चाहिए, खाली दिल्ली के लोगों पर ही नहीं। मेरा सबसे पहला तो सजेशन इस सरकार को रहेगा कि यदि आप पटाखे बैन कराना चाहते हैं तो आप बेचने से ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा जो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, अगर आप पटाखे फोड़ने पे बैन लगा देंगे तो जो बिक्री है वो अपने आप बंद हो जाएगी। तो उस तरीके से गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मीन्स मेरा कहने का मतलब है जो लोग रोड्स पे पटाखे फोड़ रहे होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग रोडों पर ही पटाखे फोड़ते हैं। अब वो अपने घर के ऊपर नहीं फोड़ रहे होते, इतने लोगों के पास इतना स्पेस नहीं होता। आप नॉर्मली अगर क्लस्टर एरियाज़ में जाएंगे, सोसाइटी एरिया को छोड़कर क्लस्टर एरियाज़ में जाएंगे, अर्बन एरियाज़ में जाएंगे, तो वहाँ पे लोग रोड पे ही पटाखे फोड़ रहे होते हैं, राइट। तो वहाँ पे गवर्नमेंट के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सामने से देख रहे होते हैं कि अब पटाखे फोड़ रहे हैं, बिकॉज़ पटाखे बेचने पर बैन है, फोड़ने पर नहीं। तो आप फोड़ने पर भी बैन लगाइए, तभी आपकी जो सेलिंग है वो रुकेगी। हम बचपन से पटाखे फोड़ते हुए आ रहे हैं, दिवाली पे हर साल फोड़ते हैं, पर पिछले कुछ सालों से पटाखे बैन कर देते सिर्फ दिवाली पर। और उसके बाद जब कोई त्यौहार कुछ भी होता है, शादी फंक्शन होती है या न्योताओं का कुछ भी होता है, तो वो चालू हो जाते हैं। तब पटाखे कहाँ से आते हैं? क्योंकि दिवाली पे तो बैन कर देते हैं, उसके बाद कहाँ से आ जाते हैं? और जैसे भी अरविंद केजरीवाल जी छूटे, इन्होंने इतने पटाखे फोड़े, उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा हमारे देश में? दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो जाता है कि यहाँ पे टैंकर के पानी के छिड़काव करते हैं, कम से कम हफ्ता भर पूरे दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन रहता है कि सरकारी स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ती है, बच्चों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। हम भी जब स्कूल पढ़ते थे उस टाइम पे हफ्ते भर स्कूल की छुट्टी रहती थी। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो उस लायक नहीं होता कि बच्चे स्कूल जाएँ, वहाँ पर खुली हवा में सांस ले पाएँ। पूर्वी दिल्ली के आर्यनगर में सीवर ओवरफ्लो होने से गंदा पानी इलाके की गलियों में भर गया है। कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। आर्यनगर की गलियां नाले के गंदे पानी और बदबू से भरी नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें सीसीएन के कैमरे में भी कैद हुई। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीने से हम इसी हालत में रहने को मजबूर हैं। पिछले काफी समय से सीवर का गंदा पानी गलियों में भरा हुआ है।
नाली से लेकर सीवर तक ब्लॉक हो चुका है। लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार विधायक और इससे संबंधित प्रशासन जल बोर्ड को मेल द्वारा शिकायत दी गई है। बावजूद इसके भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से जनता को काफी परेशानी हो रही है। राजधानी दिल्ली के अंदर पूर्वी दिल्ली का ये क्षेत्र है और ये विश्वासनगर विधानसभा लगती है। दिल्ली को खूबसूरत बनाने वाले मुख्यमंत्री आज आपको एक दृश्य दिखाएंगे। पूर्वी दिल्ली का ये आर्य नगर है और गली नंबर 4 है, जहाँ पर जल बोर्ड की बहुत बड़ी कमी सीसीएन के कैमरे में कैद हुई है। आपको दिखा दें कि ये गली नंबर 4 का वह सीवर है जो हमारे को नदी एवं झीलों का दृश्य दिखा रहा है। इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। सर, ये कब से समस्या और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम भारत बिट्टू है, मैं आर्यनगर गली नंबर 4 में रहता हूँ। ये समस्या 5-6 महीने से ज़्यादा से ही है और इसमें बीच में सीवर लाइन बैठी हुई है। वाटर सप्लाई वाले कहते हैं जी विधायक जी का काम है, विधायक जी कहते हैं हाँ जी मैं कर रहा हूँ, हाँ जी मैं कर रहा हूँ, और आज तक इसमें विधायक जी नहीं आए और प्रकाश शर्मा जी आज तक इसमें आर्यनगर में नहीं आए और ये कहते हैं कि आर्यनगर है कहाँ। मुझे तो आर्यनगर से वोट ही नहीं मिली। सर, हमने अपनी समस्या हर अपने एरिया के हिसाब से जो एमसीडी के अधिकारी होते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सभासद हो, जो भी हमने सब तक पहुंचाई है खबर। लेकिन हम 3 महीने इतने ज़्यादा परेशान हैं कि सीवर जो है आप दिखा भी सकते हैं कि ओवरफ्लो होकर इतना चल रहा है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं। आपको पता है डेंगू का एरिया टाइम आने ही वाला है, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं है अभी तक कोई भी समाधान। किसी की जब वोटिंग का टाइम होता है तो सभी लोग यहाँ प्रेजेंट होते हैं, अब सभी अपना मुँह छुपा के बैठे हुए हैं। किसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। 3 महीने से लगातार 3 महीने से हम लोग उनके पास बोलने के लिए जा रहे हैं। तो अब इसका क्या समाधान है, इसके लिए अब आप एक बार हमारी अपील करना चाहते हैं। इन चीज़ों के द्वारा हम अपनी अपील करना चाह रहे हैं। बदबू की यहाँ पे भैया बहुत बुरा हाल हुआ है। किचन हमारी पास पड़ती है, खाना बनाने में हमें इतनी दिक्कत हो रही है। सारा दिन स्मेल वो करके पूरे हमारे घर के बाहर पोटियाँ तक निकल रही हैं। इतनी बुरी हालत हो रही है कि बस यहाँ गेट हम अगर खोल लें तो बहुत बदबू की हमारी हमारे घर के बहुत बुरा हाल है। इतनी बुरी हालत हो रही है, सारे सीवर टूटे पड़े हुए हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक गटर की कंप्लेंट आई है, हम सिर्फ इसी को साफ करके जाएंगे, तुम कंप्लेंट करो फिर हम दोबारा आएंगे। मैंने कहा भैया अपना नाम बता तू मेरे को, मैं तेरी कंप्लेंट करूंगी, मैं तुझे सस्पेंड कराऊंगी। एक ही कंप्लेंट आई है ना तो मैं तेरे को एक ही कंप्लेंट का नतीजा दिखाऊंगी। कहता अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, हम किसी और एरिया में जाएंगे। डेंगू पे सरकार इतना जोर दे रही है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान नहीं दिया जा रहा कि अगर गटर गंदे हो रहे हैं, वहाँ से पानी निकल रहा है तो उनकी समस्या क्या है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे, हम कंप्लेंट कर रहे हैं। कंप्लेंट करने के बाद वो आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम 2 दिन 3 दिन में 10 दिन में 15 दिन में। कोई कहता है कि हमारे को इसका टेंडर मिल गया है, कि टेंडर पास हो रहा है। हमारे यहाँ से 10-10 15-15 लोग विधायक के पास जा रहे हैं। विधायक कहता है कि जब तुमने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया तो हम आर्यनगर की क्यों सफाई करवाएं। समस्या भैया ये है कि हम नहीं चाहते कि हमें विभागों में बांटा जाए। हमें विभागों में बांट दिया, कोई कहता है यहाँ चले जाओ, कोई कहता है वहाँ। समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। अभी ये समस्या दयानंद विहार की होती तो 2 मिनट में वो कंट्रोल भी होती, लोग बाग भी आते, गाड़ी भी आती, सफाई भी होती। लेकिन ना तो आर्यनगर में कोई देखने वाला है, ना कोई बोलने वाला, ना कोई सुनने वाला। इसमें क्या है कि छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, इनसे ये सारी गंदगी कहाँ जा रही है? घर के अंदर ही तो जा रही है। अब जो है डेंगू का टाइम है, वैसे तो लोग आ रहे हैं कि डेंगू आपकी टंकी में पानी तो इकट्ठा नहीं हो रहा, आपकी छत पे पानी तो नहीं हो रहा। जो हम कहते हैं सबसे पहले इसका तो सोल्यूशन दो। उनको कहना है कि ये हमारे अंडर नहीं आता, ये जो है नगर निगम देखेगी। और नगर निगम में हम कंप्लेन करते हैं, जल बोर्ड में कंप्लेन करते हैं, वो दूसरे या तीसरे दिन हमारी जो है कंप्लेंट बंद हो जाती है। ये करके कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। जब हम उनसे पूछते हैं भैया प्रॉब्लम कहाँ सोल्व हुई है, उनका कहना है कि आप ये नंबर ले लो, इनसे बात कर लो। ये आर्य नगर की जनता है, मेरे पीछे आप देख सके तमाम लोग भीड़ में खड़े हैं और इनकी सबकी ये की मांग है कि ये जो डेंगू जैसी बड़ी महामारी इन दिनों में आती है, जल के चक्कर में कूलर की चेक करने के लिए अधिकारी जल बोर्ड्स के और एमसीडी के आते हैं और चालान करके जाते हैं, तो इसका चालान सरकार को भरना पड़ेगा क्या? तो ये जवाब आर्य नगर की जनता है। सीसीएन के कैमरे में लगातार आर्य नगर की शुरुआत से लेकर गली नंबर 3, 4, 2 में तमाम में ऐसी समस्या बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मानक सदन में रविवार के दिन हीमोफीलिया सोसाइटी द्वारा हीमोफीलिया की जागरूकता के लिए कैंप लगाया गया। कैंप में डॉक्टर्स और मरीजों के अलावा इलाके की पार्षद मोनिका पंत भी मौजूद रही, जिन्होंने बताया कि हीमोफीलिया एक दुर्लभ बीमारी है, इसलिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। वहीं मरीजों ने बताया कि हीमोफीलिया की बीमारी से जुड़े इंजेक्शन सरकारी हॉस्पिटल में आसानी से नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से इन्हें बाहर से खरीदना काफी महंगा होता है, इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
हीमोफीलिया एक जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है और बहुत से बच्चे इससे पीड़ित तो हैं पर सही जगह तक पहुंच नहीं पाते, और क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है इसमें, तो इसका ट्रीटमेंट दवाइयों से नहीं है बल्कि इसमें ब्लड के थ्रू ही ट्रीटमेंट देने का प्रोविज़न होता है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम इस तरह से है क्योंकि जागरूकता से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, और इस तरह की जागरूकता लोगों तक और ऐसे परिवार जहाँ पर ये बच्चे हैं या ऐसे लोग जो सोशली एक्टिव हैं उनको इन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सी बच्चों की लाइफ और बहुत से ऐसे लोगों की जो हीमोफिलिक पेशेंट हैं उनको हम बचा सकते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट लेने जाता है, चोट लगती है, ब्लड निकल रहा है, रुक नहीं रहा, तो जैसे ही डॉक्टर को मालूम पड़ता है कि इसके हीमोफीलिया है, ब्लड में क्लोटिंग नहीं है, तो फ़ौरन हमसे कॉन्टैक्ट करके वो हमारे रजिस्ट्रेशन कराता है। अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम उनकी पूरी फैमिली की बैकग्राउंड लेते हैं कि उनके घर में और किस किस को दिक्कत है, और जहाँ तक जेनेटिक प्रॉब्लम है तो जंप करके भी आ जाती है, तो हम पूरे परिवार को जागरूक करते हैं कि ठीक है, जाने अनजाने में बच्चे को हीमोफीलिया हो गया नहीं, इसमें इन्फॉर्मेशन के साथ में इलाज भी है इसका। जो फैक्टर 8 आता है, एक फैक्टर 9, एक फैक्टर 7, 3 तरह के इंजेक्शन होते हैं जो ब्लड को क्लोट करते हैं, रोकते हैं। तो हम जो है उनको जागरूक करते हैं परिवार को। 3 तरीके हैं इलाज कराने के। एक तो होता है भी सरकारी हॉस्पिटल जाके इलाज करा लो, वहाँ फैक्टर फ्री मिलता है। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कहीं पर भी हीमोफीलिया पेशेंट का इलाज नहीं मिल पा रहा, जिसके दौरान ना उसको दवाइयाँ मिल रही है, ना उसको इलाज मिल रहा है, ना उसको फैक्टर मिल रहा है। अब तो कुछ बच्चे हमारे डेथ कर गए हैं, और डेथ होना एक देखो वैसे स्वाभाविक है, लेकिन इतना सब कुछ फंडिंग सब चीज़ होने के बावजूद अगर कुछ नहीं करते तो निकम्मी सरकार है। अभी जो मेरा सेशन था यहाँ पे वो अवेयरनेस सेशन था। हम लोगों को अवेयर करते हैं, जो बच्चे पीड़ित हैं, जिनके परिवार वाले हैं, उनको हम हीमोफीलिया की भी जानकारी देते हैं, साथ साथ उसके जोड़ों को, मांसपेशियों को कैसे ठीक रखा जा सकता है फिजियोथेरेपी के थ्रू, वो हम उसके बारे में जानकारी देते हैं। मैम जॉइंट्स में ज़्यादातर ब्लीडिंग होती है, कभी नाक, हाँ इंटरनली होती है मैम, एक्सटर्नली तो वो तो फिर हद से बाहर हो जाता है। तो इसमें मैम पेन होता है, फिर स्वेलिंग आती है, फिर धीरे धीरे जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं, तो चलने में मुश्किल होती है। अगर नी में हो रही है तो, एल्बो में हो रही है तो फिर भी दिक्कत होती है। मैम अभी तो ESI चल रहा है, पर वो भी पिछले 1.5 महीने से फैक्टर मिला नहीं है। अस्पताल में नहीं मैम, हमारी दवाई ना ESI बेनिफिशियरी से मिलती है, मतलब ओखला ESI से, तो वहाँ पे भी मेडिसिन आ ही नहीं रही है। हाँ मैम, मेरे को 3000 यूनिट एक बार में लगता था, अगर उसकी कॉस्ट लगाया जाए तो 1.5 लाख के अराउंड आता है एक बार। मैम गवर्नमेंट को अलाउ करवाना चाहिए ज़्यादातर हॉस्पिटल में, जैसे न्यू दिल्ली में मैम अभी LNJP, दीनदयाल, GTV नगर, ये सब हॉस्पिटलों में मिलता है, पर उसमें पूरी डोज नहीं मिलती है हमें। बर्थ इस डिजीज़ को सफ़र कर रही हूँ, हेमोफीलिया बॉन मिली ब्रांड डिजीज़। मेरे बेटे को भी सेम डिजीज़ है। मेरी लाइफ तो खून में लथपथ मैंने सरवाइव किया है, प्लस मैंने अपने बेटे को एक दिन में 8 बार कपड़े चेंज किए हैं। उसे इतनी नोज़ ब्लीडिंग, हैवी नोज़ ब्लीडिंग होती थी, पर सिस्टम में इलाज है जो पैसे दे के हम लोग करा सकते हैं। तो जब मेरा बेटा अभी प्रेजेंट में वो 28 साल का है, इंटरनेशनल प्लेयर है, शूटर है, तो जब मैं अपने सेल्फ पेमेंट पे जब अपने बच्चे को सरवाइव करा सकती हूँ, तो क्या हमारी गवर्नमेंट नहीं करा सकती इन मरीजों का? बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है इंजेक्शन देने में, इंजेक्शन मिलते ही नहीं है, बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना, दीनदयाल में जाओ वहाँ नहीं मिलते, लोकनायक में जाओ वहाँ नहीं मिलते, इमरजेंसी में जाओ वहाँ भी मना कर देते हैं। तो फिर हम लोग गरीब लोग हैं, बच्चों के इतने में कॉस्टली इंजेक्शन नहीं ले सकते। हाँ जी, पहले तो इंजेक्शन आ रहे थे, बच्चे भी ठीक रह रहे थे, लेकिन जब से इंजेक्शन नहीं आ रहे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ भी नहीं पाते, एग्ज़ाम देने जाना होता है, एग्ज़ाम भी नहीं देने चाह पाते, पेन होता। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच सुख विहार में स्थित साई मंदिर में ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें कई बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। इसी को लेकर हमने आयोजकों से बात की। उन्होंने बताया कि चित्रकला कंपटीशन में बच्चों को गणेश जी का चित्र बनाने को दिया गया था, जिसमें इन बच्चों ने काफी सुंदर गणेश भगवान का चित्र बनाया। बता दें, तकरीबन 150 से 200 बच्चों ने इस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। तकरीबन 150 से 200 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वहीं इन जीते हुए बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। सबजन सेवा साईं दरबार मनोकामना भंडारा चौक, परवाना रोड, सुख विहार के सामने साईं मंदिर से 16वां गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से बनाया जा रहा है सबके सहयोग से। आज हमारे यहाँ 15 तारीख को ड्राइंग कंपटीशन है, जिसमें 150 से 200 बच्चे आए हैं और बच्चे भी आए हैं, जो उसका रिजल्ट है सोमवार को आएगा शाम को 4 बजे।
हमारा गणेश उत्सव 16वां मनाया जा रहा है। ये गणेश उत्सव हमारे लाला जी स्वर्गवासी ईश्वर चंद्र सिंघल जी के द्वारा स्थापित किए गए थे। आज भी हम उन्हीं की याद में इस कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं और आगे भी इस कार्यक्रम को पूरा करते रहेंगे। सभी के सहयोग से, पूरे जनता के सहयोग से हम यह बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव मनाते हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।